नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेड यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग जो इसके प्रश्न कराने वाले हैं वो आपकी सीटेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी मिल सके। तो अब आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है? लॉवेल तथा मार्कल का, स्पाइकर तथा इरविन का, फिशर तथा यम्बा का, और डी ऑप्शन में है टारमैन का। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा तथा स्पाइकर। इरविन तथा स्पाइकर दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक इरविन एवं स्पाइकर ने बुद्धि लब्धि एवं भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध बताया है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है समावेशन, विशेष शिक्षा, सामान्य व्यवस्था, वितरित व्यवस्था। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समावेशन होता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, अर्थात शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली जिसमें किसी का बहिष्कार न हो, चाहे वह सामान्य बालक हो, किसी भी प्रकार में अशक्त बालक हो या किसी धर्म जाति संप्रदाय का हो। समावेशी शिक्षा सभी को दी जानी चाहिए यहाँ पर। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भाषा दोष नहीं है? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है ध्वनि में अशुद्ध उच्चारण होना, ध्वनि का अत्यंत तीव्र होना, ध्वनि के प्रतिस्थापन का न होना, ध्वनि में पुनरावृत्ति होना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि के प्रतिस्थापन का न होना, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। यदि बालक अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो इसमें भाषा संबंधी विकार उत्पन्न होता है। भाषा दोष के अंतर्गत ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी इत्यादि आता है। ध्वनि के प्रतिस्थापन का न होना भाषा दोष के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? ऑप्शन है आपके, बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। बी ऑप्शन में है, कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। सी ऑप्शन में है, व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। और डी ऑप्शन में है, सभी प्रकार की मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। यहाँ पर दोस्तों वाई गलत टाइप हो गया है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन यानी ए नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कई तत्वों के समूह होते हैं तथा प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। उनके अनुसार सामान्य बुद्धि नाम की कोई संकल्पना नहीं होती, बल्कि बुद्धि स्वतंत्र एवं विशिष्ट योग्यता का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला दोस्तों प्रश्न है क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है। ऑप्शन है मानसिक विकार को समझने की एक सामान्य योग्यता, बी ऑप्शन में है व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने से संबंधित एक सामान्य योग्यता, सी ऑप्शन में है अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता, और डी ऑप्शन में पठन विकार पर आधारित एक सामान्य योग्यता। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तरल जिसे हम फ्लूइड कहते हैं तथा ठोस जिसे क्रिस्टलाइज कहते हैं। क्रिस्टलाइज सिद्धांत को कैटिल महोदय ने दिया है। इनके अनुसार तरल वंशानुक्रम कार्यकुशलता पर आधारित एक सामान्य योग्यता है, जब ठोस एक तरह की सामान्य योग्यता है जो अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर, शिक्षार्थियों की अभिप्रेरणा में अंतर, शिक्षार्थियों की रुचि में अंतर, शिक्षार्थियों की शारीरिक शक्ति में अंतर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर। प्रत्येक विद्यार्थी की बुद्धि क्षमता भिन्न भिन्न होती है। कक्षा शिक्षण के अंतर्गत ऐसा देखा जाता है कि एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन अलग अलग होता है, अतः प्रत्येक शिक्षार्थी की बुद्धि अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है? ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में है बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, बी ऑप्शन में प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, और सी ऑप्शन में है प्रत्येक, यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक होगा या प्रत्येक लिख गया है, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान दिया नहीं जाना। सी ऑप्शन में प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, और डी ऑप्शन में है प्रत्येक, यहाँ पर भी दोस्तों प्रत्येक होगा, प्रत्येक लिख गई है, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है बालकों के व्यवहार एवं उनकी रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके अनुसार बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालकों के पाठ्यक्रम में सुधार, अध्यापक द्वारा बालकों पर ध्यान देना तथा प्रत्येक बालक की आवश्यकताओं को समझना। विद्यालय में यह संभव नहीं है कि प्रत्येक शिक्षार्थी पर शिक्षक ध्यान दे। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है अधिगम पर वैयक्तिक तथा वातावरण से संबंधित कार्य का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है? ये दोस्तों को गलत टाइप हो गया है। पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, संपूर्ण जीवन। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा संपूर्ण जीवन, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, जो बाल्यावस्था से प्रारंभ होकर अंतिम अवस्था तक चलती है। अधिगम पर वैयक्तिक तथा वातावरण संबंधी कारकों का प्रभाव संपूर्ण जीवन तक पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्या नहीं है। सफलता का भय न होना, धीमी गति से सीखना, सी ऑप्शन में है आत्मविश्वास में कमी, और डी ऑप्शन है सीमित संप्रेषण। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, असफलता का भय न होना। मानसिक रूप से पिछड़े बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा कमज़ोर होते हैं। इनकी कई समस्याएं होती हैं, यथा बुद्धि लब्धि का कमज़ोर होना, आत्मविश्वास में कमी, सीमित बातचीत करना, असफल होने का भयग्रस्त होना, तत्काल परिणामों एवं पुरस्कारों की अपेक्षा रखना, एकाग्रता में कमी, पाठ्यपुस्तक को अधिक समय तक याद नहीं रख पाना, धीमी गति से सीखना। ये सब दोस्तों मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्याएं होती हैं।
तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव। ऑप्शन है आपके, उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता है, वे स्कूल में जाकर प्रसन्न रहने लगती हैं, वे घर तथा स्कूल में मनमानी करने लगती हैं, और डी ऑप्शन में है, वे परीक्षा में सफल होने लगती हैं। यहाँ पर दोस्तों वी लिख गया, ये वे होगा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लैंगिक भेदभाव एक प्रकार की सामाजिक बुराई है। लैंगिक भेदभाव का अर्थ है लिंग के आधार पर लड़के एवं लड़कियों में अंतर करना। इसके कारण छात्राओं की मनोदशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यथा विद्यालय स्तर पर छात्रों एवं शिक्षकों के द्वारा छात्राओं के प्रति भेदभाव अपनाया जाता है, तो इससे छात्राओं का मनोबल टूटने लगता है, उसे विद्यालय जाने का मन नहीं करता तथा पढ़ाई के प्रति अभिरुचि कम होने लगती है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे। ऑप्शन है आपके, बच्चा सामान्य सोच वाला है, बी ऑप्शन में बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगकर इधर उधर की बातों में लगा है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। यदि कोई बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास करता है तो इसका अर्थ होता है कि उसने उसके अंदर सोच के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उभर रहा है, अर्थात समस्या को समझना, उससे संबंधित सूचना संग्रह करना तथा समस्या को निपटाना। समस्या समाधान के प्रति इस तरह का दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं, आप शिक्षक की क्षमताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे। ए ऑप्शन में है सामाजिक दर्शन, बी ऑप्शन में मीडिया मनोवैज्ञानिक, सी ऑप्शन में शिक्षा समाजशास्त्र और डी ऑप्शन में है शिक्षा मनोविज्ञान। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए किसी नवनियुक्त शिक्षक को सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को समझना आवश्यक होता है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के स्वभाव, रुचि, व्यवहार, व्यक्तित्व इत्यादि आते हैं, जो शिक्षक को शिक्षण में काफ़ी मदद करते हैं। बाल मनोविज्ञान की जानकारी के माध्यम से शिक्षक शिक्षार्थी के भविष्य निर्माण की रूपरेखा बनाता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि सीखने वाले में सीखने का रिक्त स्थान का अभाव होगा तो सीखना कठिन हो जाता है। अभिप्रेरणा, तत्परता, अभिवृत्ति, यह सभी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा, कुछ करने की इच्छा, तत्परता, सीखने की तीव्रता तथा अभिवृत्ति, कुछ करने का जुनून, इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो तीनों ही का ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमाओं को सीखने की संभावना निर्भर करती है। बच्चे की शारीरिक वृद्धि पर, बच्चे के साथी समूह पर, बच्चे के घर के पास स्थित मंदिर पर। इसमें दोस्तों गलत टाइप हो गया है, ये यहाँ से मंदिर तक है और यहाँ से दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा। स्कूल की इमारत पर, ये दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा। ये यहाँ से दोस्तों ये डी ऑप्शन है इसमें। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बच्चे के साथी समूह पर। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से शिक्षक, अभिभावक एवं मित्र समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हीं घटकों के माध्यम से बालकों में नैतिकता का विकास, सहयोग की भावना, सही गलत के बारे में पहचान इत्यादि का विकास होता है।
तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किशोरावस्था की चारित्रिक विशेषताएं हैं समायोजन का अभाव, मानव धर्म का महत्व, संस्कृति व सभ्यता का संरक्षण, और डी ऑप्शन है यह सभी। तो किशोरावस्था की चारित्रिक विशेषताएं, समायोजन का अभाव, मानव धर्म का महत्व, संस्कृति व सभ्यता का संरक्षण, ये तीनों ही दोस्तों विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। तो इसमें दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिपक्वता एवं आयु, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, संवेगों का शिक्षा में महत्व नहीं है। ऑप्शन है शिक्षार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करने में, बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करने में, सी ऑप्शन है शिक्षा शास्त्रियों को असभ्य बनाने में, और डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को शिष्ट बनाने में। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा शास्त्रियों को सभ्य बनाने में। ये दोस्तों इसका महत्व नहीं है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं में कमी होती है, शारीरिक विकास होता है, अनुशासन की भावना का विकास होता है, सामाजिक गुण सीमित हो रहते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अनुशासन की भावना का विकास होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम में प्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिगम में प्रेरणा के माध्यम से बाल व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, चरित्र निर्माण में सहायता, मानसिक विकास तथा अनुशासन की भावना का विकास इत्यादि ये सब दोस्तों इसमें होते हैं। अधिगम एवं प्रेरणा दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण में समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति के माध्यम से बालकों में विकास तथा वृद्धि दोनों होते हैं। खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना एक नवीन तकनीक है, इससे बालकों में सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। किसी कक्षा कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है कक्षा कक्ष का आर्थिक वातावरण, कक्षा कक्ष का प्रशासनिक वातावरण, कक्षा कक्ष का मनोवैज्ञानिक वातावरण, कक्षा कक्ष का सामाजिक वातावरण। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यदि कक्षा कक्ष का मनोवैज्ञानिक वातावरण अच्छा हो, अर्थात शिक्षकों का स्वभाव, छात्रों का सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण, बाल आधारित पाठ्यक्रम, ये सभी कारक कक्षा कक्ष में सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक वातावरण यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।